हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो हम लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9th के लिए तैयारी को प्रारंभ कर दिया है। साइंस की अगर हम लोग क्लास की बात करें तो हम लोगों की 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं वो पिछले 2 क्लास को भी देख लेना है, ताकि उन लोगों का जो अध्याय नंबर 1 है ये कंप्लीट उनका होता रहे साथ साथ में। तो इसके ऊपर हम लोगों की 2 क्लासेस और आने वाली है, फसलों का उत्पादन और प्रबंधन, है ना। हम लोग इतना आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम लोगों के लगभग हर टॉपिक के ऊपर 4 से 5 क्लासेस होने वाली है, कंटिन्यू क्लासेस होने वाली है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप लोगों को पीडीएफ नोट्स में भी रहेगा, हालांकि आप भी मेरे साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लास 9 की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें हम लोग साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। फिर बाद में आप लोगों का मैथ्स का भी होगा, हिंदी का भी होगा, सब क्लासेस आप लोगों की यहाँ पे होने वाली है। तो फसलों का उत्पादन और प्रबंधन की अगर हम लोगों ने बात करें तो हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखिए, मैंने क्या बोला, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे मेरे साथ में तो नहीं होगा, है ना। घर पे पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन उसका करना पड़ेगा। फिर मैं आप लोगों का इसमें टेस्ट लेने वाला हूँ, फिर उसमें देखते हैं कौन बच्चों को कितना क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में पढ़ रखा था। दूसरा हम लोगों ने फसलों के प्रकार पढ़ा, तो 2 प्रकार की फसल पढ़ी थी, मौसम के आधार पे होती है। रबी की फसल और खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो वर्षा में बोई जाती है, रबी की फसल जो शीत में बोई जाती है ना। खरीफ की जो फसल होती है उसको पानी देने की आवश्यकता नहीं होती बेटा। क्यों? क्योंकि बरसात ऋतु में हम किसको पानी दें, है ना। मान लीजिए हम लोगों ने सोयाबीन, तो सोयाबीन में हम पानी छोड़ते क्या? नहीं छोड़ते। लेकिन रबी की जो फसल होती है वो उसमें सिंचाई हम लोगों को करनी पड़ती है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने खरीफ की फसल के उदाहरण देखे थे, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। और यही इंपॉर्टेंट है, फिर गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी, ये हम लोगों की रबी की फसल हो गई थी। फिर हम लोगों ने कृषि पद्धति के बारे में डिस्कशन किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कृषि पद्धति। तो 7 प्रकार की हम लोगों ने कृषि पद्धति के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। ये पूरा क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये पूरा क्रम याद होना चाहिए। परीक्षा में क्रम पूछा गया था पिछली बार, है ना। आगे हम जब क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को पूरा समझाने वाला हूँ। तो पूरा क्रम है। इसके बाद हम लोग बात करें बेटा, हम लोगों ने किन टॉपिक की बात कर ली, तो मिट्टी को तैयार करना हम लोगों ने पढ़ लिया है, बुआई हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो मिट्टी को हम लोग क्यों क्या करते हैं, पलटते और पोला करना, और उसी को हम लोगों ने क्या कह दिया था, जुताई। किसानों का मित्र केचुआ को कहा गया था। पाटल एक ऐसा यंत्र होता है जो बड़े बड़े ठेले को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। खेती अगर हम लोगों को करनी है तो जो जमीन उसको हम लोगों को समतल करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने मिट्टी को तैयार करने में कौन कौन से कृषि के औजार उपयोग होते हैं, तो हल होता है ना। हल जो कि बेल से चलता है, नीचे फाल होता है जो कि लोहे की मजबूत तिकोनी से बना है, खाली चपटा होता है जो कि लकड़ी का मुख्य भाग होता है। फिर हम लोगों ने कुदाली की बात कर ली थी। कल्टीवेटर जो कि आज वर्तमान में अधिक प्रयोग होता है, कल्टीवेटर ट्रैक्टर से चलता है, और इससे हम लोगों का समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। तो 2 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया मिट्टी को तैयार करना। अब आएगा हम लोगों का बुआई। जब हम लोगों ने मिट्टी को तैयार कर लिया है, पूरे खेत को समतल कर लिया, तो अब हम लोगों को उसमें क्या करना पड़ेगा, बीजों को बोना पड़ेगा। बेटा अगर हम लोगों को बीजों को बोना है तो सबसे पहले हम लोगों को सर्वोत्तम बीजों का चयन करना। किसान की हमेशा प्राथमिकता होती है कि वो अच्छे बीजों का चयन करे। देखिए, सड़े या खराब बीजों का अगर चयन करेगा तो जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा, अच्छा उत्पादन नहीं होगा। मान लीजिए उसने जितना भी बोया वो कम उत्पादन होगा, है ना, क्योंकि हर पौधा स्वस्थ नहीं होगा। अगर स्वस्थ नहीं होगा तो अधिक उत्पादन नहीं दे पाएगा। तो बुआई करने से पहले अच्छे बीजों का चयन करना पड़ता है। अच्छा बीजों अगर चयन कर लिया तो फिर उसको बो दिया जाता। बुआई करना मतलब होता है बीज को जमीन के अंदर डाला जाता, ठीक है। तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें बुआई, हमारा दूसरा मिट्टी। मिट्टी को तैयार कर लिया, पूरा खेत हम लोगों ने समतल कर लिया, उसको पलट दिया, उसको पोला कर दिया, पूरा व्यवस्थित हो गया। अब हम लोगों को करना है बुआई। तो बुआई में हम लोग क्या करते हैं बेटा, बीज को जमीन के अंदर डाला जाता है, ठीक है। बुआई का तात्पर्य होता है बीज को जमीन के अंदर डाला जाता है ना। दूसरा पॉइंट है, बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन, अच्छी किस्म, है ना, करना, ठीक है बेटा। क्या कहा इसने, बुआई से पहले हम लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन करना पड़ता है। अगर हम खराब बीजों का चयन करेंगे, है ना, या हम अच्छे बीजों का चयन नहीं करेंगे तो फिर हमारी उत्पादकता जो है वो प्रभावित होने वाली है ना। प्रति बीघा के हिसाब से कम उत्पादन होने वाला है। अच्छी किस्म के बीज साफ एवं स्वस्थ होते हैं। जो अच्छी किस्म के बीज होते हैं वो बिल्कुल साफ होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। खराब बीजों का चयन नहीं करता कभी भी किसान, है ना। क्योंकि बुआई के समय क्या होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम उसका बीज होना चाहिए। अच्छा बीज है तो अच्छा उत्पादन होगा। हर एक पौधा उसका जमीन के अंदर से बाहर निकल के आने वाला है। अब बीजों का चयन कैसे करता है किसान, तो ये भी समझ लीजिए। तो बीजों का चयन करने के लिए किसान क्या करता है, एक पात्र लेता है। पात्र का मतलब होता है एक बर्तन लेता है बेटा।
इस बर्तन में रहता है पानी। ध्यान से समझिएगा, हम लोगों को मान लीजिए अच्छे बीजों का चयन करना है कि कौन से बीज अच्छे हैं कौन से बीज बेकार है। तो एक पात्र लीजिए, एक बर्तन लीजिए, इस बर्तन में क्या कीजिए, पानी का डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है इसमें, जैसे मान लीजिए हम लोग सोयाबीन को बोना चाहते हैं ना, सोयाबीन की बुआई करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो सोयाबीन के बीज है अच्छे वाले बीजों का हम लोग चयन करें। अगर हम लोगों ने इसमें सोयाबीन को डाल दिया है ना, तो क्या होगा इसमें बेटा, कुछ जो सोयाबीन है वो तो यहाँ पे नीचे बैठ जाएगी, है ना, इसके जो पेंदा है यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, कुछ सोयाबीन। और कुछ सोयाबीन जो है इसके ऊपर ऐसे तैरने लग जाती हैं इस पात्र के ऊपर। तो ये जो तैर रही ना बेटा, ये जो सोयाबीन है ये खराब है, ठीक है, ये खोखली है, ठीक है। खोखले बीज होंगे, खराब बीज होंगे तो क्या होगा, पानी के ऊपर तैरते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अच्छे बीजों का चयन कर सकते हैं। तो बीजों का चयन करने के लिए एक पात्र लीजिए, उसमें बीज को डालिए। जो अच्छे बीज होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, ये नीचे वाले अच्छे बीज है बेटा, ठीक है। और ये जो ऊपर तैर रहे हैं ये खराब बीज है, क्षतिग्रस्त बीज है ना। तो इस प्रकार से हम बीजों का चयन कर सकते हैं। तो यहीं पे लिखा बीजों का चयन हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीजों को पानी में डालना होता है, जो बीज खोखले और खराब होते हुए पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं वो कैसे बीज है, वो खराब है, वो खोखले, क्योंकि देखिए हल्की जो चीज होगी वो ऊपर तैरती है हमेशा, है ना, कोई भी अगर हल्की चीज है तो वो ऊपर तैरती है। तो इसमें भी जो खराब बीज है बेटा वो कहाँ पे तैर रहे हैं, ऊपर तैर रहे हैं। और जो नीचे बैठ गए बीज है कैसे बीज है, स्वस्थ बीज है, साफ बीज है, और खराब बीज बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोगों को बुआई करने से पहले अच्छे बीजों का चयन करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को बुआई करनी, भैया हम लोगों ने अच्छे बीजों का भी चयन कर लिया है। अब हम लोगों को बुआई करनी, तो बुआई के लिए हम लोगों को फिर से वही बात हो गई कि बुआई करने के लिए हम लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, औजारों का प्रयोग करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो जो बुआई के औजार होते थे पुराने समय में इस प्रकार से कीप के आकार के होते, कीप का तात्पर्य मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से बुआई के औजार होते थे बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता था, यहाँ पे इसके अंदर एक नली होती थी, है ना। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेल होते थे, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से जो ये है यहाँ से बीजों को डाला जाता था अंदर, और ये जमीन के अंदर जाके बुआई इनकी की जाती। तो जो पुराने आकार के होते थे कीप के आकार के जैसे हम लोगों को दिखाई दे। कीप का आकार का तात्पर्य हो गया ये इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार इसको हम लोग बोलते हैं कीप का आकार के जैसे होता था। यहाँ से बीजों को डाला जाता था और ये फिर जमीन के अंदर जाते थे। पुराने समय में बैलों की सहायता से क्या किया जाता था, सीड्रिल जो होती थी पुराने समय में बैलों की सहायता से उनको बीजों को बोया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में सबसे अधिक उपयोग में की जा रही बुआई के समय में सीड्रिल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देना, सीड्रिल का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो सीड्रिल का प्रयोग हम लोग बुआई के लिए करते हैं, चाहे हम लोग सोयाबीन को बोए चाहे हम लोग गेहूं को बोए। सीड्रिल क्या है, तो ट्रैक्टर से चलती भैया, देखिए ट्रैक्टर से अगर कोई भी साधन हम लोगों का चलता है, चाहे कल्टीवेटर ट्रैक्टर से चलता हो, सीड्रिल ट्रैक्टर से चलती हो, तो इससे हम लोगों का समय भी बचता है और जो मजदूरी है वो भी बचती है, श्रम भी बचता है, समय भी बचता है। तो वर्तमान में अगर हम लोग बुआई के लिए कौन से साधन का प्रयोग करते हैं, तो सीड्रिल का। परीक्षा में मान लीजिए प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोगी साधन कौन सा है बुआई के लिए, तो वो हो जाएगा सीड्रिल। सीड्रिल किससे चलता है, ट्रैक्टर से। या पूछा जा सकता है कि सीड्रिल का क्या काम है, तो सीड्रिल का काम बुआई करने के काम आता है, ठीक है। अब सीड्रिल का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे, ट्रैक्टर से संचालित होता, तो इससे क्या होता है, बीज समान दूरी और गहराई पे पड़ते बेटा, ठीक है। क्योंकि देखिए सीड्रिल अगर रहती है तो उसमें जो बीज होंगे वो समान गहराई पे पड़ेंगे और समान दूरी पे होंगे। जैसे मान लीजिए एक बीज से, एक बीज और दूसरे बीज के बीच में इतनी दूरी, तो हमेशा इतनी ही दूरी रहेगी पूरे खेत में। जितनी भी हम लोग दूरी रखना चाहें वो दूरी कर सकते हैं। सीड्रिल में एक ऐसी व्यवस्था रहती है, ऐसा घेर रहता है जिससे हम बीजों को, मान लीजिए इतने दूर हम लोग चाहते हैं कि ये इतने दूर दूर हम लोग उसकी बुआई करना चाहते हैं तो दूर दूर भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल पास पास में इसको बोना चाहते हैं तो वो पास पास में भी बो सकते हैं। तो ये सीड्रिल में घेर रहते हैं जिनकी सहायता से हम लोग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो दूर भी हम लोग बो सकते हैं और ज्यादा पास पास में भी इसको बो सकते हैं। तो समान दूरी और समान गहराई में बोने के लिए हम लोगों को सीड्रिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है, मैंने समझा दिया। सीड्रिल का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, श्रम की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी, है ना। मान लीजिए हम लोग पहले पुराने समय में बैलों से की सहायता से खेत में बुआई की जाती थी, तो उसमें क्या होता था, उसको हम लोग नाई बोलते थे, है ना, नाई बोला जाता था, पुराने समय की बात है। तो पुराने समय में अगर उस नाई का प्रयोग किया जाता, बैलों से वो चलती थी तो बहुत समय लगता था। मान लीजिए कोई खेत है तो उसको
4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो ट्रैक्टर है उसका अगर हम सीडल का प्रयोग करेंगे तो वर्तमान में आधे घंटे में उसको बो सकता है। तो सीडल के प्रयोग से हम लोगों का समय बच रहा है ना। और वर्तमान में मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया कि बैलों का काम अब खत्म हो चुका है, अब उसका स्थान किसने ले लिया है, ट्रैक्टर ने ले लिया है। ट्रैक्टर के सभी प्रकार के साधन अब उपलब्ध है, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने ट्रैक्टर में कल्टीवेटर पढ़ा था, जो कि जमीन को पोला करने और पलटने में काम आता है। और दूसरा हम लोगों का लिए हो गया सीडल, जो कि क्या करता है, बीजों को बोने का काम करता है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने, चलिए भैया बीजों को अब क्या क्या ट्रैक्टर हम लोगों ने देखिए, पहले तो मिट्टी को तैयार कर दिया, मिट्टी सब खेत को पूरा समतल कर दिया और उसके ऊपर हम लोगों ने बीजों अच्छे पहले बीजों का चयन कर लिया और फिर हम लोगों ने बीजों को बो दिया। अब बीजों को जब बो दिया तो बीजों का क्या होगा, बीज जो है अंदर से बाहर निकलेंगे। जब वो अंदर से बाहर निकलेंगे तो उसके साथ में क्या होगा, दूसरी बहुत सारी फसल तो देखिए अब बीज जब बाहर निकल रहा है तो उसके साथ में दूसरी चीजें भी बाहर निकलेगी, जैसे बहुत सारा चारा हो गया, बहुत सारा अटाला हो गया, है ना, बहुत सारे दूसरे पौधे हो गए, वो भी बाहर निकलेंगे तो उनको भी हम लोगों को हटाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब बीज अगर उसको बाहर निकलना है, तो अगर उसको बाहर निकलना तो उसको आवश्यक जो भी पोषक पदार्थ है उनकी यहाँ पे उसको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं खाद एवं उर्वरक, ठीक है। खाद एवं उर्वरक का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो बीज है वो जमीन के अंदर से बाहर निकले, वो उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो अधिक हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जमीन में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं। अब खाद और उर्वरक इन दोनों में क्या अंतर है तो समझिएगा। खाद मतलब हम लोग देसी खाद की बात करें, जैसे गोबर का खाद होता है ना गोबर का खाद, तो उसकी जो देसी हम तरीके से हम लोग बनाते हैं, जिससे जमीन को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, जिससे उत्पादन क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं खाद। और उर्वरक क्या होता है, तो उर्वरक हमारा हो गया केमिकल, केमिकल मतलब रसायनों से जो खाद मिलता है हम लोगों को, उसको हम लोग बोलते हैं उर्वरक। जैसे हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यूरिया, तो यूरिया यूरिया जो है वो उर्वरक हो गया, ये केमिकल है ना, ये केमिकल है। आगे हम लोग खाद और उर्वरक के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दो बात हो गई। तो खाद और उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर डालने का काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने बीज को बो दिया, या तो बीज के साथ में ही खाद का प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे यूरिया हो गया, है ना, बहुत और भी बहुत सारे खाद हो गए, है ना, तो उनका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। जो थैली में भर के आते हैं ना, जो और वो खाद जो बोलते हैं ना, थैली लेके आते हैं, उसके अंदर बोलते हैं कि ये खाद है, वो वास्तविकता में उर्वरक है, ठीक है। उस थैली के ऊपर भी लिखा रहेगा उर्वरक। उर्वरक का तात्पर्य हो गया बेटा, जो केमिकल जो रसायनों से मिलता है, जो फैक्ट्रियों में जो खाद बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उर्वरक। और जो हमारे गांव में हम लोग खड्डा उसको बना के, है ना, फिर उसमें गोबर और सूखी पत्तियां, है ना, और ये सब चीजें डाल के जो तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं खाद, ठीक है। तो खाद और उर्वरक कंसेप्ट क्लियर है। खाद क्या होता है, देसी होता है। उर्वरक क्या होता है, केमिकल रसायनों से मिलकर बना होता है। अब खाद की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो ये मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखता है। देखिए मिट्टी में भी अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की, जब हम लोग आगे मिट्टी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर करेंगे कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो वो जो पोषक तत्व होते हैं उनका स्तर बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी पोषक तत्व मिट्टी में होते हैं उनका स्तर बनाए रखने के लिए हम लोगों को किसका प्रयोग करना पड़ता है, खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। अगर उसकी पोषक तत्व कम हो गया, अगर मिट्टी का पोषक तत्व कम हो गया, तो जो उत्पादन है ना वो कम होगा। जो मिट्टी, जैसे मान लीजिए हम लोगों का 1 बीघा में से 3 कुंटल सोयाबीन निकल रहा है, तो वो पोषक स्तर कम अगर हो गया तो 1 कुंटल ही निकलेगा। पोषक स्तर अगर बढ़ गया, हम लोगों ने खाद उर्वरक का प्रयोग करता, हो सकता है 1 बीघा में से हम लोगों को 5 कुंटल जो है सोयाबीन का उत्पादन हो जाए। इसी प्रकार गेहूं का भी होगा, है ना। तो मिट्टी में जो पोषक स्तर अगर हम लोगों को बनाए रखना है तो हम लोगों को खाद और उर्वरक उसमें मिलाना पड़ता है। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट की, लगातार फसलों के उत्पादन से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। लगातार अगर हम फसलों उत्पादन करते रहेंगे तो उसके पोषक तत्व में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, हम अगर कोई काम कर रहे हैं जिसमें बहुत अधिक पसीना निकल रहा है, तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, है ना, हम लोगों को भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी को पीते हैं ना। अगर भूख लगती तो खाना खाते हैं। तो वो लगातार भाई लगातार काम करेंगे ना, तो हम लोगों में क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार मिट्टी की भी एक क्षमता होती है। तो वो मिट्टी में अगर लगातार हम फसल उत्पादन करते जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो उससे उसकी पोषक तत्वों में कमी आ जाएगी, जिससे उसकी उत्पादकता क्या होगी, प्रभावित होगी। मान लीजिए इस साल हम लोगों को जो सोयाबीन मिला, मान लीजिए 1 बीघा में 3 कुंटल सोयाबीन मिला, तो अगले साल 1 बीघा में हम लोगों को 2.5 कुंटल ही सोयाबीन मिलेगा, क्योंकि उसका पोषक स्तर प्रभावित हो गया।
हम ये चाहते हैं कि वो 3 कुंटल कम ना होके वो और बढ़ जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें खाद डालने का काम करते हैं, उसमें उर्वरक डालने का काम करते हैं। ठीक है। तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती, तब हम लोगों को किसका प्रयोग करना पड़ता है, तब हम लोगों को खाद का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि उसका जो पोषक स्तर है वो क्या हो जाए, फिर से वहीं पे बढ़ जाए। ठीक है। तीसरी बात हम लोग बात करें, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों और जंतु के अपशिष्ट गोबर से प्राप्त होता है। ठीक है भैया, जो खाद है वो कार्बनिक जैविक पदार्थ है भैया। ठीक है, कार्बनिक जैविक पदार्थ मतलब जो जैविक पदार्थ है किसको बोलते हैं, जो जीवों से प्राप्त होता है, जिससे गोबर हो गया, मल मूत्र हो गया ना, पौधे की सूखी पत्तियों से हो गया। तो ये कहीं से हम लोगों को मिलता है, जैसे गीला कचरा, जैसे जो घर में निकलता है ना गीला कचरा, तो उससे हम लोग खाद बना सकते हैं, तो वो खाद बनाया जाता है उससे, आ रहे हैं ना। तो ये बात, और खाद में जो सबसे ज्यादा उपयोगी है वो कौन सा खाद है, वो गोबर का खाद है। तो खाद एक कार्बनिक और जैविक पदार्थ है जो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, जो कि पौधे जंतु के अपशिष्ट गोबर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं खाद को। ठीक है, खाद बनाने की प्रक्रिया भी अलग होगी, वो आप लोगों आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अगला चौथा पॉइंट है जल धारण क्षमता में वृद्धि और सूक्ष्म जीवों में वृद्धि। अगर हम लोग खाद का प्रयोग करेंगे तो जो मिट्टी है उसकी जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। जल धारण क्षमता का वृद्धि का मतलब होगा उसको, जो मिट्टी सूखती है उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो हम लोगों को हो सकता है एक बार अगर हम लोगों ने सिंचाई कर दी है तो दूसरी बार सिंचाई करने में हम लोगों को 5 दिन लगता है, 5 दिन बाद हमारा खेत सूख जाता है, फिर हम लोगों को उसमें पानी देना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग खादों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि 5 दिन की जगह उसमें 5 दिन में तो उसमें नमी रहेगी, तो हम लोगों को हो सकता है 7 से 8 दिन बाद उसमें पानी देना पड़े, क्योंकि उसमें मिट्टी नमी रहेगी। अगर उसमें नमी है तो फिर हम लोगों को और पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो जल धारण क्षमता में उसकी वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीव मतलब देखिए, फसल जो उत्पादन होता है ना, उसके उत्पादन में कुछ सूक्ष्म जीव भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, वो पौधों की वृद्धि में सहायक करते हैं, पौधों की उत्पादन क्षमता में वो वृद्धि करते हैं, पोषक स्तर बनाए रखते हैं। तो वो सूक्ष्म जीवों में भी वृद्धि होती है। किसका प्रयोग अगर हम लोग करेंगे, खाद का प्रयोग करते हैं, तो ये खाद हो गया। तो खाद कैसा पदार्थ है, कार्बनिक और जैविक पदार्थ है जो कि पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है, और ये क्या करता है, जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है और सूक्ष्म जीवों में वृद्धि करता है। तो ये भी हम लोगों ने खाद के बारे में पढ़ा। अब हम लोग उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अभी आप लोग अगर वर्तमान में देखेंगे ना, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसके पहले उर्वरक को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो खाद हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं उर्वरक के। उर्वरक क्या होता है, तो ये रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। रासायनिक पदार्थ है केमिकल चीजों से जो बना होता है उसको हम लोग उर्वरक बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक लाइन लिखिए, विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। विशेष पोषकों से समृद्ध होता है, इसका मतलब क्या होता है बताइए। विशेष पोषकों का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारी मिट्टी में जिस भी, मान लीजिए देखिए मिट्टी में अलग अलग तत्व रहते हैं उसमें बेटा, है ना। मान लीजिए कोई एक खेत है उसमें बहुत सारी मिट्टी इस प्रकार से रहती, तो उसमें अलग अलग तत्व रहते हैं। उन तत्व में क्या रहता है, जैसे मान लो नाइट्रोजन है ना, उसमें जीवाश्म है, उसमें बहुत सारी चीजें उसमें रहती है। तो फास्फोरस है, पोटास है, तो ये सब चीजें उसमें क्या रहती है, मिट्टी में रहती है। तो मान लीजिए हमारी मिट्टी में किसी भी एक तत्व की कमी आती है तो वो हम उर्वरकों की सहायता से उसमें पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये मिट्टी के लिए हानिकारक होता है। देखिए, जो मार्केट से हम खाद लेके आते हैं, हालांकि खाद नहीं बोलते क्योंकि देखिए हम लोग बार बार उसका खाद का प्रयोग करते हैं इसलिए खाद बोलता है, उसको हम लोग उर्वरक बोलते हैं। तो जो मार्केट से थैलियों में भर के आता है, यूरिया है ना, इफ्को, बहुत सारे खाद इस प्रकार से होते हैं। तो मिट्टी में जो वर्तमान समय है आज के लिए तो उसमें उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन वो भविष्य के लिए हानिकारक होता है, वो मिट्टी के लिए हानिकारक है। आज तो उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, है ना, तो लेकिन उसमें आगे जाके वो हानिकारक होने वाला है। जल को प्रदूषित करते हैं भैया, जो खाद होता है ना, वो जल को, सॉरी, उर्वरक क्या होता है, जल को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित जल रहेगा तो क्या होगा, अगर उसको जानवर पिए, अगर कोई जंगली जानवर उसको पिएगा तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगा, पूरा सिस्टम हमारा प्रभावित होता है इन उर्वरकों के प्रयोग से। लेकिन किसान क्यों इस उर्वरक का अधिक प्रयोग करता है, जो खाद है उसका प्रयोग कम करता है। उर्वरक का इसलिए अधिक प्रयोग करता है क्योंकि ये उत्पादन क्षमता तुरंत बढ़ा देता है। जो खाद, अगर देखिए अगर आप लोगों ने खेत में, अगर कोई किसान है वो खेत में खाद डालेगा तो उसका असर जो है वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन उर्वरक का जो असर है ना बेटा वो तुरंत आएगा ना। मान लीजिए सोयाबीन है तो सोयाबीन के लिए अलग उर्वरक है, गेहूं है तो गेहूं के लिए अलग उर्वरक है।
तो क्या बोला मैंने, उर्वरक जो है वो तुरंत रिजल्ट देते हैं, इसलिए जो किसान है वो अधिक से अधिक 90% जो किसान है वो उर्वरकों का ही प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग बहुत कम करते हैं। उर्वरक कैसे होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है ना, और जीव जंतुओं के लिए भी ये क्या हो जाएंगे, हानिकारक हो जाएंगे। ये मिट्टी में वर्तमान समय में तो उसमें बहुत अधिक उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ा देंगे, लेकिन ध्यान देना आगे जाके जो मिट्टी है वो बंजर हो जाएगी, उसमें अधिक उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होकर आगे जाके हमारी मिट्टी बंजर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उर्वरकों का प्रयोग हम लोगों को कम करना चाहिए, खाद का प्रयोग हम लोगों को ज्यादा करना चाहिए। खाद जैसे गोबर का खाद हो गया, पेड़ पौधों के पत्तियों से जो खाद मिलता है उसका प्रयोग हम लोगों को अपने खेतों में अधिक से अधिक करना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई, खाद और उर्वरक दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये केमिकल है, ये रासायनिक पदार्थ है, और वो खाद जो है वो कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फसल चक्रण। देखिए, एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रण कहलाता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो हम चाहते हैं कि यार हम लोग खाद का प्रयोग कम करें, हम लोग उर्वरक का प्रयोग कम करें, तो उसके लिए हम लोग फसल चक्रण का भी प्रयोग करते हैं। फसल चक्रण का मतलब हो गया कि अब हम लोगों ने इस खेत में मक्का को बो दिया है, अगले सीजन में इसमें हम लोग सोयाबीन बोएंगे, अगले सीजन में हम लोग इसमें मूंगफली बोएंगे, है ना, ऐसा करते हैं। तो फसल चक्रण का मतलब होता है एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसल का उत्पादन करके उसकी जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। तो फसल चक्रण का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल के रूप में गाँव में देखा होगा कि अगर कोई किसान है, मान लीजिए उसका इतना बड़ा खेत है, ध्यान समझिएगा, और इस खेत में अगर उसने इस वाले हिस्से में अगर उसने लहसुन को बोया है, ठीक है, लहसुन आप लोग समझते हैं यहाँ पे बोया है, तो वो अगले साल ध्यान रखना वो इस जगह पे ना बोके इस पूरे खेत में दूसरी जगह पे कहीं पे और बोने का काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर लगातार यहाँ पे बोएगा तो इसकी उत्पादन क्षमता, इससे जो मिट्टी है ना इसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, इससे ये जो लहसुन है इसका उत्पादन कम होगा, लहसुन प्याज जो भी है ना, तो उसका उत्पादन कम होगा। इसलिए किसान क्या करता है, इसको छोड़ के नए खेत पे या उसी खेत में दूसरी जगह को चुनता है, फिर यहाँ पे उत्पादन एक साल यहाँ पे उत्पादन होने के बाद फिर वो नई जगह को चुनता है। इस प्रकार इस मिट्टी में जो भी पोषक तत्वों में कमी आई है फिर से वो अपने आप को क्या कर सकती है, वो बढ़ा सकती है। इसलिए फसल चक्रण का भी प्रयोग किसानों के द्वारा मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मिट्टी की जो क्षमता है उसके जो पोषक स्तर के उनको बनाए रखने के लिए भी फसल चक्रण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए भैया, हम लोगों ने मिट्टी को तैयार कर लिया, खेत को समतल कर लिया, खेत में हम लोगों ने क्या किया, बीज को बो भी दिया, बीज को बोने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, उसमें खाद भी दे दिया, उसमें उर्वरक की आवश्यकता थी उर्वरक दे दिया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसमें सिंचाई करना पड़ेगा। सिंचाई कौन सी फसल में की जाती है बेटा, ये ध्यान रखना, सिंचाई जो है वो रबी की फसल के लिए ही की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बरसात के दिनों में हम लोगों को सिंचाई करना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो खरीफ की फसल होती है उसमें हम लोग सिंचाई नहीं करते हैं, बहुत खराब स्थिति आ जाती है, बहुत अधिक पानी, बहुत दिनों तक अधिक पानी नहीं गिरता है, तो फिर हम उसमें सिंचाई करते हैं, हालांकि उससे फसल में उत्पादनता उसकी जो है वो प्रभावित होती है। तो सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी देना। तो ये रबी की फसल के सबसे ज्यादा उपयोगी है, जैसे कि गेहूं, गेहूं है ना, गेहूं हो गया, जो भी रबी सिंचाई जो भी हमारी रबी की फसल है उसके लिए, ठीक है, गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों, अलसी, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे अधिक सिंचाई हम लोग गेहूं में देते हैं, इसलिए हम लोग गेहूं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विभिन्न समय अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है, यही इसकी परिभाषा है कि विभिन्न समय अंतराल पर, ठीक है। समय अंतराल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पहले कोई खेत है वहां पे हम लोगों ने पानी दे दिया, तो अब उसका जो नंबर है वो 10 दिन बाद आएगा, फिर हम उसमें 10 दिन बाद पानी छोड़ेंगे क्योंकि मिट्टी उसमें सूखेगी, उसमें नमी कम होगी, फिर उसमें पानी हम लोग छोड़ेंगे। तो समय अंतराल के बाद में छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आज भी पानी छोड़ दिया, कल भी छोड़ दिया, रोज छोड़ दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उससे क्या होगा, मिट्टी जो पौधा है वो खराब हो जाएगा नमी के कारण ही। इसलिए क्या बोला इसने, विभिन्न समय अंतराल पे गैप होनी चाहिए, एक सिंचाई करने के बाद में फिर उसमें गैप होगी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, है ना, फिर जल देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिंचाई बोलते हैं। सिंचाई, चलो, जो जल होता है वो क्या करता है, जड़े जड़े जल, खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण करती है। मतलब ये हुआ कि जैसे जो हम लोग सिंचाई
मतलब सिंचाई में हम लोग जो पानी देते हैं, ठीक है, तो कोई भी पौधा होता है तो उसकी जड़ क्या करती है, जल का अवशोषण करती है, जड़ ही खनिज का अवशोषण करती है, जड़ ही उर्वरकों का अवशोषण करती है, और फिर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम भी जल के द्वारा किया जाता है। इसलिए फसल उत्पादन में जल का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। जिन किसानों के पास में जल नहीं होता है, पानी नहीं होता है, वो रबी की फसल उनको उत्पादन करने में बहुत ज्यादा समस्या आती है। मान लीजिए 5 बार पानी की आवश्यकता होती है और उन्होंने फसल को केवल 2 ही बार पानी दिया है, तो फिर वो जो फसल है उसकी उत्पादन क्षमता कम होती है ना, वो बहुत ही कम मात्रा में उसका उत्पादन होता है। इसलिए जल एक बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत देश में बहुत सारी जगह पे जल की कमी हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो जल जल क्योंकि जल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी फसल के लिए जल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, जल फसल की पाले और गर्म हवा से भी रक्षा करता है। देखिए जब बहुत अधिक पाला पाला मतलब होता है, आप लोगों ने धुंधल का नाम सुना होगा ना, उसी को हम लोग पाला बोलते हैं, है ना। चारों तरफ कोहरा कोहरा, आप लोगों ने कोहरा का नाम सुना होगा, तो उसी को हम लोग पाला बोलते हैं। तो पाले से भी सुरक्षा करता है। मान लीजिए आज हम लोगों ने खेत में पानी दी थी और पाला अगर गिरेगा तो उससे हमारी फसल प्रभावित नहीं होगी। पाला क्या करता है ना, कोहरा क्या करता है, हमारी फसल को जला देता पूरा। ठंड इतनी गिरती है कि पूरी ठंड से पूरी फसल क्या होती है, खराब होती है। तो उससे सुरक्षा करने के लिए भी हम लोग जल का प्रयोग करते हैं। ये कब कौन सी फसल में किया जाता है, रबी की फसल में किया जाता है। देखिए दिसंबर जनवरी में पाला गिरता है, कोहरा गिरता है, तो उसी समय हम लोगों को जल उसमें रबी की फसल में देते हैं, तो उससे हम लोगों की उसकी सुरक्षा। गर्म हवा से सुरक्षा का था, मान लीजिए हम लोगों ने गर्मी में किसी फसल को बोया या सब्जी को बोया है, तो उससे गर्म हवा से भी रक्षा करने का काम जल करता है। इसलिए खेतों में सिंचाई करना आवश्यक होता है, ठीक है। अब जल के स्रोतों की बात कर ले भैया, जल हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलता है, तो जल हम लोगों को मिल सकता है कुएं से। कुएं आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, वहीं से मिलता है। जलकूप हो गए, तालाब तालाब आप लोग समझते हैं, झील हो गया, है ना। झील का मतलब जो बहुत बड़े पैमाने पे जो बड़ा तालाब होता है उसको हम लोग झील बोलते हैं। नदियां से हम लोगों को मिलता है, बांध से मिलता है, नहर से मिलता है। मान लीजिए कोई नदी है, उससे नहर निकाली जाती है। तो ये विभिन्न अलग अलग प्रकार के स्रोत है जहां से हम लोग खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात क्लियर। अब चलें आगे, चलिए। अब सिंचाई करने के तरीके, तो सिंचाई करने के तरीके जो है बेटा, वो दो प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। एक है पारंपरिक तरीका, एक आधुनिक तरीका। पारंपरिक तरीका का मतलब होगा पुराना तरीका, आधुनिक का मतलब होगा नया तरीका, ठीक है। तो भैया सिंचाई कौन 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 से हम लोग तरीके से कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई तालाब है या कोई कुआं है, तो कुएं के अंदर तो पानी है, तो कुएं के पानी को बाहर निकाल के खेतों को पानी तो देना पड़ेगा ना। उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके के प्रयोग करते हैं। तो पारंपरिक तरीका, आधुनिक तरीका, तो सिंचाई के दो तरीके होंगे, पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक मतलब पुराना, आधुनिक मतलब होगा नया। पारंपरिक पुराना तरीका में मोट घिरनी होती थी, है ना। देखिए ये जो पुराने तरीके ना बेटा, ये आप लोगों को अब देखने को नहीं मिलेंगे। मोट घिरनी होती थी, चेन पंप होता था, ढेकली होती थी, रहट होती थी। ये केवल आप लोगों को नाम पता होना चाहिए कि चार पारंपरिक तरीके से पुराने समय में क्या होता था, अम, खेतों में सिंचाई होती थी। मोट घिरनी, है ना, घरनी, चेन पंप, ढेकली और रहट, उत्तोलक यंत्र। केवल ये चार नाम आपको पता होना चाहिए, मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट। ये पारंपरिक तरीके हैं सिंचाई के। और आधुनिक तरीके हैं छिड़काव तंत्र और ड्रिप प्रणाली। और यही आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि छिड़काव तंत्र क्या होता है और ड्रिप प्रणाली क्या होता है। कि देखिए परीक्षा में जो अगर कोई आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो वर्तमान समय के आधार पर पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सिंचाई के लिए। तो सिंचाई के वर्तमान नया तरीका दो है, एक छिड़काव तंत्र है, एक ड्रिप प्रणाली है। तो ये छिड़काव तंत्र और ड्रिप प्रणाली के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो छिड़काव तंत्र क्या होता है, देखिए छिड़काव तंत्र वहां होता है जहां पानी की कमी होती है। इसमें क्या होता है, देखिए बेटा, इसमें एक बहुत बड़ा पाइप रहता है। इस पाइप के ऊपर इस प्रकार से नल लगाए जाते हैं, ठीक है। इन नलों में यहाँ पे होता है बेटा नोजल, ठीक है। इस प्रकार से नोजल होता है, जैसे पूरे खेत में पाइप बिछा दिया था, नोजल होता है। अब छिड़काव तंत्र में क्या होता है, जैसे पानी यहाँ से इस मेन पाइप से छोड़ इस मेन पाइप में आता है, तो पानी यहाँ से होता हुआ इस यहाँ पे ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद ये जो फुहारे लगे होते हैं, ठीक है, ये फुहारे फुहारे लगे होते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये नल में के अंदर फुहारे लगे होते हैं, नोजल लगे होते हैं। ये फुहारों से यहाँ तक ये घूमता है, चारों तरफ घूमता रहता है। और इसके आसपास जितना भी इसका इलाका आता है वहां तक ये पानी को छोड़ता है। फिर दूसरा
दूसरा वाला भी इसी प्रकार यहाँ तक का घेरेगा, फिर ये तीसरा वाला भी ऐसे पूरे खेत में हम लोग पानी देने का काम करता है। और जो छिड़काव तंत्र है ना बेटा, ये कहाँ पे अधिक प्रयोग होता है, तो जहाँ पानी की अधिक कमी होती है वहीं पे छिड़काव तंत्र प्रयोग में होता है। ठीक है, तो छिड़काव तंत्र ये आ गया, इसमें एक नोजल होता है हमारे से हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें ऐसा लगता है जैसे बरसात हो रही है, क्योंकि पानी जो है वो ऊपर से गिरता है, तो ऐसा लगता है जैसे बरसात हो रही है। तो ये हो गया हमारा छिड़काव तंत्र, वर्तमान में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जहाँ पे पानी की बहुत अधिक खपत होती है। दूसरा होता है बेटा ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि एक मेन टंकी होती है, इस टंकी से पूरे खेत में इस प्रकार से पाइप को बिछा दिया जाता है, और मान लीजिए पौधा है ना, तो डायरेक्ट उसकी जड़ों को पानी दिया जाता है इस ड्रिप तंत्र में। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पौधा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे एक छोटा सा एक नल निकाल दिया जाता है और बूंद 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 करके उसमें पानी दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो पौधे के जितने पानी की आवश्यकता है वही पानी लगता है, फालतू हमारा पानी वेस्ट नहीं होता है। तो ड्रिप तंत्र का भी प्रयोग किसमें किया जाता है, सिंचाई में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, जड़ों के अंदर गिरता है। पौधे बगीचे वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। तो बगीचों और वृक्षों को अगर पानी देना तो बेस्ट तरीका है, और बिल्कुल भी इसमें जल जो है वो व्यर्थ नहीं होता, बिल्कुल भी हम लोगों का खराब नहीं होता है। तो सिंचाई के दो तरीके होते हैं, है ना। देखिए स्रोत हम लोगों को पता होना चाहिए, जलकूप है, तालाब है, नदियां है, बांध है, नहर है। इसके अलावा सिंचाई के दो तरीके हो गए, एक पारंपरिक पुराना तरीका जिसमें हम लोग रहट, है ना, जिसमें हम लोग घरनी, उत्तोलक यंत्र इनका प्रयोग करते हैं। वर्तमान में हम लोग दो प्रयोग करते हैं, एक छिड़काव तंत्र, एक ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में फव्वारे चलते हैं और ड्रिप तंत्र में पौधों की जड़ों के अंदर पानी जाता है। ठीक है, तो ये बातें आ गई आप लोगों को समझ में। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, है ना। जो बच्चे आज हम लोगों से पहली बार जुड़े हैं, अगर वो ये पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा नवोदय एकेडमी ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, अपना नाम भी बताना ताकि मुझे पता रहे कौन कौन बच्चे हमारी क्लास को देख रहे हैं। अगर आपका फिर भी नवोदय संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका अधिक बच्चों का डाउट होगा तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिले वो कहाँ पे जाके, तो ये हमारा नवोदय एकेडमी ऐप है, इसको आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। यहीं पे आप लोगों को टोटल पीडीएफ नोट्स, वीडियो क्लासेस, सब कुछ जो भी मटेरियल रहेगा वो ही आप लोगों को मिलने वाला रहेगा। ठीक है, मिलता रहेगा यहीं पे। सो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, है ना। आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। तो बच्चों अपने दोस्तों के सामने इसको शेयर कर देना है ना। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए आप लोगों का हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हम लोग और कोशिश इसको बढ़िया तरीके से बनाने की करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए टोटल नोट्स अवेलेबल है, इस ऐप पे आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।